सीटों पर एनडीए और इंडिया गठबंधन आमने सामने हैं। कुछ सीटों पर जरूर बागी उम्मीदवार त्रिकोणीय मुकाबले की तस्वीर बना रहे हैं और ऐसे में बीजेपी के सामने पिछले बार के प्रदर्शन को दोहराने की बहुत बड़ी चुनौती है। झारखंड की 14 लोकसभा सीट पर इस बार रोचक मुकाबले के आसार दिख रहे हैं। इसमें से ज्यादातर सीटों पर बीजेपी और इंडी गठबंधन के उम्मीदवार आमने सामने हैं। विपक्षी वोटों का बिखराव रोकने के लिए इस बार गठबंधन ने साझा रणनीति तैयार की है। ऐसे में 12 सीट पर जीत दोहराने और 2 सीट पर जीत दर्ज की बीजेपी के सामने दोहरी चुनौती है। तो ये कह सकते हैं आप कि हमें इस बार के चुनाव में कहीं न कहीं बढ़त हासिल है और उस बढ़त को आगे वोट में परिवर्तित करना और अपने पक्ष में जीत सुनिश्चित करना, इसके लिए कार्यकर्ता लगे हैं। 14 सीट पर बीजेपी का विजय रथ रोकने के लिए इंडिया गठबंधन ने इस बार साझा फॉर्मूला बनाया। इसके तहत कांग्रेस को 7 सीट मिली, जेएमएम के हिस्से में 5 सीट आई, आरजेडी और माले को एक सीट पर संतोष करना पड़ा। गठबंधन में जगह नहीं मिलने पर सीपीआई और सीपीएम ने कुछ सीट पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। लोहरदगा में बागी जेएमएम विधायक चमरा लिंडा चुनौती दे रहे हैं, तो राजमहल में बागी जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम भी ताल ठोक रहे हैं। पर मुख्य मुकाबला एनडीए और इंडी गठबंधन के बीच होने जा रहा है। अब क्या कुछ मुकाबला कैसा रहेगा ये बताइए। देखिए, इंडिया अलायंस के टक्कर में अब एनडीए है ही नहीं इस राज्य में। इसलिए नहीं है कि चूंकि जिस प्रकार महंगाई, बेरोजगारी, देश की अर्थव्यवस्था भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के शासनकाल में चकनाचूर हो गया, महिलाओं का सम्मान तार तार हुआ है, तो स्वाभाविक तौर पे जनता पूरी तरह एनडीए कुनबे को या भारतीय जनता पार्टी को नकारने का मन बना चुकी। 2019 के लोकसभा चुनाव में झारखंड की 14 में से 12 सीट पर एनडीए की जीत हुई थी, पर इस बार राजनीतिक हालात बदल गए हैं और दोनों गठबंधन को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। निरंजन, न्यूज़ 18, रांची। वहीं कांग्रेस ने झारखंड के 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई दिग्गज कांग्रेस नेताओं के नाम शामिल हैं। पर स्टार प्रचारक को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर काफी तेज हो गया। ये के आने से क्या लाभ मिलेगा, ये राहुल गांधी और पप्पू के आने से क्या लाभ मिलेगा भाई, ये तो अनशन बकेगा। समझ में नहीं आता है जिसको कि आटा लीटर में बिकता है कि किलो में, वो आदमी क्या करेगा, उस जनता पर क्या असर पड़ने जा रहा है। बीजेपी को फायदा तो पूरे देश में नहीं मिल पाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से अब देश की जनता उब चुकी है, उनके कारनामों से उब चुकी है। तो हमें यह लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी इसी तरह की बात किया करेंगे, लेकिन जो स्टार प्रचारकों का जो लिस्ट जारी होता है वो स्वाभाविक तौर पे बड़े नेता हैं वो लोग। झारखंड में जो सुनामी, जो लहर हेमंत सोरेन जी की चल रही है, उसमें एड ऑन कर पाएंगे ये लोग। आज पूरे तरफ कहीं भी चले जाइए, गांव देहात, कस्बे, पहाड़, जंगल, जो भी झारखंडी मिलेंगे, मूलवासी मिलेंगे, उनके दर्द, उनके दिल में ये पीड़ा है कि हमारे नेता को जेल भेज दिया गया। और गांडेय उपचुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में घमासान मचा हुआ है। जेएमएम उम्मीदवार कल्पना सोरेन 29 अप्रैल को नामांकन करने वाली है, पर जेएमएम के बागी नेता ने चुनाव लड़ने का ऐलान करके उनकी मुश्किलों को बढ़ा दिया है। गांडेय में उपचुनाव की अधिसूचना जारी होते ही सियासी पारा हाई हो गया है। जेएमएम उम्मीदवार कल्पना सोरेन 29 अप्रैल को नामांकन पत्र भरने वाली हैं। उनके चुनावी मैदान में उतरने से जेएमएम के कार्यकर्ता बेहद उत्साहित हैं। पर बीजेपी ने कल्पना सोरेन की उम्मीदवारी पर निशाना साधा है और कहा है कि निजी स्वार्थ के लिए गांडेय में उपचुनाव कराया जा रहा है। और ये चुनाव में झोंकने का सिर्फ और सिर्फ मंसूबा जो है जेएमएम पार्टी के द्वारा रचा गया है, क्योंकि जेएमएम पार्टी को चाहिए कि वहां से कल्पना सोरेन को विधायक बनाकर फिर मुख्यमंत्री पद पर उनको स्थापित करे। तो ये सारा जो खेल है सिर्फ एक व्यक्ति के लिए हो रहा है, वहां की क्षेत्र की जनता के लिए तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है। गांडेय में कल्पना सोरेन को बीजेपी की ओर से दिलीप वर्मा चुनौती दे रहे हैं। जेएमएम के जिला यूथ उपाध्यक्ष फरदीन इम्तियाज ने भी उपचुनाव लड़ने का ऐलान करके जेएमएम के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। फरदीन इम्तियाज जेएमएम सांसद सरफराज अहमद के भतीजे भी हैं। उनके मैदान में आने से गांडेय में त्रिकोणीय मुकाबले की तस्वीर बन रही है।
कुछ दिक्कत आएगी? कोई परेशानी नहीं होगी, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, ये सोचना कि हम किसी भी तरह, देखिए ये इसको मैं विरोधियों की साजिश मानता हूँ। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हेमंत सोरेन जी का जो विकास रहा है और जिस प्रकार हेमंत सोरेन जी को फंसाया गया है, ये मुद्दे गांडे में काम करेंगे और हमें लगता है कि इंडिया अलायंस की जो प्रत्याशी हैं वो भारी मतों से गांडे का उपचुनाव जीतने का काम करेगी। बीजेपी के साथ साथ चुनावी मैदान में बागी जेएमएम उम्मीदवार के आने से गांडे के गणित को लेकर कई तरह की सियासी अटकलें लगाई जा रही हैं, पर जेएमएम ने दावा किया है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। रांची से निरंजन के साथ राहुल देव की रिपोर्ट। और बाबूलाल मरांडी ने अलग झारखंड राज्य को बीजेपी की देन बता दिया है। रांची के मांडर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी की बदौलत झारखंड राज्य अस्तित्व में आया है और बीजेपी की नीतियों के जरिए झारखंड का विकास शुरू हो गया। पर जब से जेएमएम सत्ता में आई तब से झारखंड के विकास पर ब्रेक ही लग गया है। सरकार नहीं बनी होती, अटल जी प्रधानमंत्री नहीं बने होते तो अलग झारखंड राज्य नहीं बनता। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूँ कि आज अगर झारखंड राज्य बना है तो भारतीय जनता पार्टी के कारण बना है, जेएमएम के कारण नहीं बना है, कांग्रेस पार्टी के कारण नहीं बना है। हमें इस बात को अच्छी तरह से समझना चाहिए। और इसलिए मैं कहता हूँ कि लोग झारखंड के विरोधी है, झारखंड वासियों के ये लोग विरोधी है और ये लोग विकास के भी विरोधी है। और बीजेपी विधायक अमित मंडल ने कह दिया कि महागठबंधन के नेताओं में फूट पड़ी हुई है। लोहरदगा में चमरा लिंडा और राजमहल में लोबिन हेम्ब्रम चुनौती दे रहे हैं, तो बीजेपी का एक एक नेता और कार्यकर्ता पूरी तरह से एकजुट है। का अंतकला है वही उसको लेके डूबेगा। लोहरदगा की बात करें, चमरा लिंडा सुखदेव भगत से भिड़े हुए हैं। रांची की बात करें तो हमारे राम टहल चौधरी जी और सुबोध कांत सहाय की बेटी में इन फाइटिंग हो जाएगा। फिर वहीं आप दुमका में देखेंगे तो वहाँ पे स्थिति परिस्थिति बिल्कुल अलग हो गई। सीता सोरेन जी ने पाला बदल के बीजेपी का दामन थामा है, उससे हम लोगों को फ़ायदा होगा। अगर आप राजमहल देखेंगे तो लोबिन हेम्ब्रम जी अपने पार्टी को हराने के लिए वहाँ पे तैयार हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि महागठबंधन खुद अपने में कमज़ोर है। और जमशेदपुर में एक बार फिर बीजेपी और जेएमएम आमने सामने है। जेएमएम को पार्टी के कोर वोटर पर भरोसा है तो बीजेपी को पीएम मोदी के नाम पर। जमशेदपुर में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी ने पूरा दम लगा दिया है। बीजेपी उम्मीदवार विद्युत वरण महतो ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और तीसरी जीत के लिए साझा चुनाव प्रचार अभियान चलाने पर चर्चा की। साथ ही अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए गांव-गांव में जोर शोर के साथ जनसंपर्क अभियान चलाने पर जोर दिया। बहुत सारे काम चल रही है, ऐसा जो बहुत सारे लोगों का आशाएं हैं। कुछ एजुकेशन, स्वास्थ्य के मामले में रेल का मैक्सिमम हम लोग काम कर चुके हैं। एयरपोर्ट का भी धीरे धीरे रास्ता प्रशस्त हो रहा है और क्योंकि हायर एजुकेशन यहाँ स्थिति थोड़ा सा दिक्कत है, क्लास 2 के बाद बढ़िया एजुकेशन नहीं है, इस पर ज़्यादा हम लोग फोकस करेंगे। जमशेदपुर में अब तक 16 बार लोकसभा चुनाव हुए, इसमें से 4 बार कांग्रेस जीती, 3 बार बाजी जेएमएम के हाथ रही। वहीं सबसे ज्यादा बीजेपी को 6 बार विजय मिली। 2014 से 2019 का चुनाव जीत चुके विद्युत वरण महतो जीत की हैट्रिक के लिए एक बार फिर जनता की अदालत में है। 2014 के चुनाव में उन्हें 44% वोट मिले थे, जबकि 2019 में 59% वोट के साथ उन्होंने जीत दर्ज की थी। इस बार वो रोजगार के वादे के साथ जनता का दरवाजा खटखटा रहे हैं। ट्राइबल क्षेत्र जो है जैसे राखा, चापड़ी, आपका सुरगा, ऐसे बड़े बड़े माइंस है, अगर खुल जाए अच्छे माइंस तो लोगों को अच्छा रोजगार मिलेगा। तो मेरा फोकस जो है रोजगार में भी रहेगा, उद्योग में भी रहेगा और एयरपोर्ट में भी रहेगा।
जमशेदपुर के चुनावी मैदान में किसकी जीत होगी इसका फैसला तो जनता करेगी, पर बीजेपी उम्मीदवार विद्युत वरण महतो मोदी सरकार की उपलब्धियों के साथ चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। आशीष तिवारी, न्यूज़ 18, जमशेदपुर। और सिंहभूम से बीजेपी उम्मीदवार गीता कोड़ा ने एक बार फिर जेएमएम सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कह दिया कि राज्य सरकार वन ग्राम के लोगों को उनका हक और अधिकार नहीं दे रही है। साथ ही ये भी कहा कि सरकार का जो भी काम जनहित में नहीं हुआ तो उन्होंने आवाज उठाने का काम किया, जो जेएमएम को अच्छा नहीं लगता था। को तकलीफ होता था कि भाई गीता कोड़ा क्यों इतना बोलती है। सरकार का जब भी कोई काम जनहित में नहीं हुआ, जनता के हित में नहीं हुआ, हम लोगों ने हमेशा सरकार को बताने का काम किया, क्योंकि हम सरकार में क्योंकि सरकार में हम भी थे तो मेरा भी फर्ज है कि भाई जनता अगर तकलीफ में है, जनता को पानी नहीं मिल रहा है, जनता को राशन नहीं मिल रहा है, जनता को घर नहीं मिल रहा है, तो ये बोलने का हमने प्रयास किया। क्या ये बोलना गलत है? आपको आपका हक नहीं मिल रहा तो बोलेंगे ना, सरकार को बताएंगे कि नहीं। और रांची के बीजेपी उम्मीदवार संजय सेठ ने चुनाव प्रचार प्रसार किया है। आईटीआई बस स्टैंड के पास उन्होंने रांची वासियों के साथ एक बहुत अहम बैठक की और उनके सामने पीएम मोदी के कार्यकाल की उपलब्धियों की पूरी जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी की गारंटी के आधार पर जनता से बीजेपी को वोट देने की अपील की। कैसा हो? चला रहा हूँ। सिल्ली में लगभग 11-12 कार्यक्रम थे और शाम को शहर में आकर विभिन्न जगहों पे कार्यक्रम करते हैं। देखिए, आप मोदी की गारंटी कि किस तरह आम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार कैसे एक संकल्प है ना, आपकी बार 400 के पार, जनता तैयार बैठी है और जनता बोलती है कि इस देश के अंदर मोदी के सिवा कोई नहीं। और क्योंकि डिलीवरी सिस्टम आपको डिलीवर किया है प्रधानमंत्री जी ने, और जो मोदी की गारंटी है उसकी भी गारंटी पे विश्वास कर रही जनता। और जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने लोगों की शिकायत पर बर्मा माइंस के लक्ष्मी नागर इलाके का औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने इलाके में गंदगी का अंबार देखकर काफी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि यहां के लोगों से उन्हें जानकारी मिली है कि क्षेत्र में सफाई का ठेकेदार मंत्री का ही करीबी है और ऐसे में मनमर्जी कर साफ सफाई नहीं करवाता, जिससे लोगों को काफी समस्याएं होती है। आसपास गंदगी से बीमारी का खतरा मंडरा रहा है। विधायक ने 2 दिनों के अंदर इलाके की सफाई करवाने के निर्देश दिए। देखने के लिए निकले तो आपको भी भेज देंगे वो वीडियो। 1 दर्जन जगह पर सब नालियां बजा रही हैं, नालियां बंद हो गई हैं, सफाई नहीं हो रही है। और यहाँ का जो ठेकेदार है सफाई करने वाला, लोगों ने बताया हो कि मंत्री का आदमी है। मंत्री का आदमी है तो किसी की हिम्मत नहीं है कोई कार्रवाई करे उस पर, इसीलिए हम लोग देखने आए हैं। और एलानिया तौर पे हम लोग कह रहे हैं कि 2 दिन में सफाई नहीं हुआ तो सारी गंदगी कूड़ा उठा के जेएनएससी के गेट पर हम लोग डालेंगे। और धनबाद के बागमारा में शिक्षा विभाग बच्चों के निवालों पर डाका डालने का आरोप लग रहा है। एमडीएम योजना के तहत स्कूली बच्चों के लिए भेजे गए चावल का हिसाब ही नहीं मिल रहा। आरोप है कि इस अनाज को शिक्षा विभाग के कर्मचारियों ने डकार लिया। विभाग की ओर से चोरी का आरोप लगाते हुए थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई। अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अभिषेक। धनबाद जिला के बागमारा प्रखंड शिक्षा विभाग के सरकारी गोदाम से लगभग 30 क्विंटल चावल शॉर्टेज होने का मामला सामने आया है। शिक्षा विभाग को यह बात तब मालूम चली जब चावल वितरण का कार्य चल रहा था। अंतिम समय में जब 3 से 4 विद्यालयों को चावल देना था, उस समय यहाँ पर लगभग 30 क्विंटल चावल शॉर्ट पाया गया। शिक्षा विभाग को जब यह बात पता चली तो उनके कान खड़े हुए। आनन फानन में शुरुआती जांच की गई तो पता चला इस गोदाम के जो खिड़की है उसके ग्रिल को तोड़कर चोर सभी चावल को लेकर भाग गए हैं। और इसे लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारी ने बागमारा थाना में लिखित शिकायत दिया है। चावल विद्यालयों तक पहुंचाने का काम साधु इंटरप्राइजेज के द्वारा किया जा रहा है।
अब ऐसे में यह चावल चोरी हुई है तो पुलिस विभाग के सामने लिखित शिकायत दी गई है और पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। लेकिन इन सब के बीच में एक बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है कि वाकई में यह चावल चोरों के द्वारा चोरी कर ली गई है या फिर यहाँ के विभाग के कर्मियों के द्वारा उस चावल की घपला की गई है। और यह बात तभी सामने आ पाएगी जबकि इसकी जांच होगी। फिलहाल यह चावल चोरी हुई है या घपला, यह एक बड़ा सवाल है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18, धनबाद। और अब बात करेंगे झारखंड के मौसम के मिजाज की। झारखंड में आने वाले दिनों में लू के हालात रहेंगे। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार संथाल, कोल्हान के साथ साथ धनबाद, बोकारो और रामगढ़ में लू चलेगी। रांची में भी 28 अप्रैल को लू चलनी है। इसी के साथ छोटा नागपुर के इलाके में 28 और 29 अप्रैल को लू का अलर्ट जारी किया गया। लू का अलर्ट जारी करते हुए मौसम विज्ञान केंद्र ने 11 बजे से लेकर 3 बजे तक जरूरत होने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी है। लोगों की अपील है, काफी एहतियात बरतें आप लोग और सावधानी से रहें। हाइड्रेशन बहुत जरूरी है। आप शीतल पेय का इस्तेमाल करें, जो देसी जो पेय है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोटीन रिच फूड खा सकते हैं। गर्म जो मसालेदार खाना है इन सब खाने से बचें। सूती कपड़े पहने और जब तक बहुत जरूरी ना हो तो 11 से 3 का जो समय है बाहर निकलने से बचें। अगर निकलना भी है तो प्रोटेक्शन के साथ निकलें। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी है।